वेलकम स्टूडेंट। बीएससी पार्ट थर्ड अमूर्त बीजगणित पेपर फर्स्ट। लास्ट टाइम पे अपन ने कुछ एक थ्योरम की थी। नेक्स्ट रिंग चल रहा था। रिंग उसमें लास्ट एक डेफिनेशन रही, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन, पूर्णांकीय प्रांत तथा क्षेत्र का अभिलक्षण। तो सबसे पहले अपन वलय का अभिलक्षण करेंगे। वलय का अभिलक्षण कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन, इसको एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे Z9 + 9.9 एलिमेंट है अपने पास Z9 में 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक ऐसा अवयव ढूंढना है कि जिसके लिए यह आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, कि सब में उसके साथ संख्या लगाने पर .9 की संख्या लगाने पर 0 आ जाए। 0 के अलावा जैसे चेक करो, 0 के अलावा एक तो 9 देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 में ऐसा कोई नहीं है 8 × 1 के 0 हो जाए, 8 × 2 7 × 2 नहीं होगा, 7 × 3। लेकिन 9 एक ऐसा अवयव है, सब में .9 की संख्या लग रही है। 9 18 ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो यहां वलय का अभिलक्षण क्या कहलाएगा? 9। वलय का अभिलक्षण बराबर है 9। तो अपन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। माना R + डॉट एक वलय है, तो वलय का अभिलक्षण माना R + डॉट वलय है, तो वलय का अभिलक्षण वह धनात्मक पूर्णांक है कि Na बराबर 0 फॉर ऑल एज एलिमेंट ऑफ R। कंडीशन या जरूरत A के प्रत्येक अवयव के लिए होना चाहिए फॉर ऑल, जहां 0 R के शून्य को प्रकट, जहां 0 योग संक्रिया का तत्समक अवयव, योग संक्रिया का तत्समक अवयव है। या 0 R के शून्य, ऐसे लिखिए, जहां 0 तत्समक तो है ही, जहां 0 R में शून्य है। और जहां 0 R में एवं तत्समक अवयव, ये भी लिख सकते हैं, एवं तत्समक अवयव यौगिक संख्या का ही। अब n आपका यदि ऐसे n का अस्तित्व नहीं है तो वलय का अभिलक्षण 0 या अनंत होगा। यदि तो वलय का अभिलक्षण वह धनात्मक पूर्णांक है कि Na बराबर 0 फॉर ऑल एज एलिमेंट ऑफ R, तो वलय का अभिलक्षण n कहलाएगा। तो वलय का अभिलक्षण n होगा यदि
ऐसे n का अस्तित्व नहीं है तो वलय का अभिलक्षण शून्य या अनंत कहलाएगा। तो ये थी वलय के अभिलक्षण की डेफिनेशन। एग्जाम्पल एक देखिए, इसी प्रकार Z9 + 9 में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 में 9 से संख्या लगाए तो सभी का अवयव 0 हो गया। तो यहाँ कंडीशन है फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ R, प्रत्येक अवयव R के प्रत्येक अवयव के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए कि उसका मान 0 आना चाहिए। अब इसके आधार पे अपन थ्योरम देखते हैं। जैसे थ्योरम देखिए, सिद्ध कीजिए पूर्णांक के प्रांत का अभिलक्षण 0 या n होगा सिद्ध कीजिए कि पूर्णांक के प्रांत का अभिलक्षण जीरो या n होगा जैसा योग समूह के शून्योत्तर अवयव की कोटि जीरो या n है, जैसा कि उसके योग समूह के अवयव की कोटि शून्य या जीरो या n है। माना d प्लस डॉट एक पूर्णांक के प्रांत है माना d प्लस डॉट पूर्णांकीय प्रांत है। यदि d के अशून्य अवयव की कोटि शून्य है, यदि d के अशून्य अवयव की कोटि शून्य है तो d का अभिलक्षण शून्य होगा, अभिलक्षण या लक्षण शून्य होगा या जीरो होगा। माना a एलिमेंट ऑफ d नॉट इक्वल्स टू जीरो, माना a एलिमेंट ऑफ d नॉट इक्वल्स टू जीरो तथा ऑर्डर ऑफ a बराबर मान लिया n है, तो सिद्ध करना है कि इसका अभिलक्षण भी n होगा। a इज एलिमेंट ऑफ d प्लस डॉट, तो na बराबर हो गया 0। इसी प्रकार अपन ने क्यों, क्योंकि na क्या है, इसका ऑर्डर ऑफ a बराबर n मान लिया। इसी प्रकार मान लिया b एलिमेंट ऑफ d, तो अपन इसको ये लिख सकते हैं कि na डॉट b बराबर भी 0 होगा, अर्थात a प्लस a n बार, अर्थात a डॉट b प्लस a डॉट b प्लस a डॉट b
n बार इज इक्वल टू 0, या इसको लिखें ऐसे, a इज नॉट इक्वल टू 0 तो n भी इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि d पूर्णांकीय प्रांत है। a इज नॉट इक्वल टू 0, n भी इज इक्वल टू 0, क्योंकि और n क्या है? न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, तथा n न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, अतः b की कोटि भी n होगी। अतः b की कोटि भी n होगी। दो अवयव की कोटि आपने निकाली, a की कोटि भी n है और b की कोटि भी n है, और अपन साथ ही साथ ये भी लिख सकते हैं n0 बराबर 0, तथा n0 बराबर 0, अतः nx is equal to 0 for all x is element of D, अतः D का विलक्षण भी n है। तो ये सिद्ध करना है कि या तो D का विलक्षण शून्यतर अवयव की कोटि 0 है तो उसका विलक्षण भी 0 होगा, और यदि उसकी कोटि n है तो D का विलक्षण भी n होगा। इस थ्योरम को अपन अभी आगे भी यूज करेंगे नेक्स्ट थ्योरम में। जैसे नेक्स्ट थ्योरम है इसी प्रकार, सिद्ध कीजिए पूर्णांकीय प्रांत का विलक्षण, सिद्ध कीजिए पूर्णांकीय प्रांत का विलक्षण या तो शून्य है या अखंडनीय संख्या है। सिद्ध कीजिए पूर्णांकीय प्रांत का विलक्षण या तो शून्य है या अखंडनीय संख्या है। देखिए, माना D एक पूर्णांकीय प्रांत है, माना D प्लस डॉट पूर्णांकीय प्रांत है, A is not equal to 0 तथा A is not equal to 0, A एलिमेंट ऑफ D, तो A की कोटि भी, यदि A की कोटि शून्य है, यदि A की कोटि शून्य है तो D का विलक्षण भी शून्य होगा। पिछली थ्योरम से शून्य। अब मान लेते हैं यदि A की कोटि n है, यदि ऑर्डर ऑफ A बराबर मान लें P, तो n की जगह P ले लिया तो D का विलक्षण भी P होगा। पिछली थ्योरम में यदि n था तो n ली थी, उसका विलक्षण भी P होगा। सिद्ध करना है P अखंडनीय संख्या है।
माना p अखंडीय संख्या नहीं है, माना p अभाज्य नहीं है, इसका मतलब कंपोजिट इंटीजर है, अर्थात p बराबर हो गया p1 p2 where p1 is less than p and p2 is also less than p. p1 और p2 दोनों ही p से कम हो और p1 और p2 not equals to 1. p1 के तो इक्वल हो ही नहीं सकते और p1 और p2 दोनों ही p से कम है. d एक पूर्णांकीय प्रांत है, शून्य भाजक रहित वलय है. d शून्य भाजक रहित है, अर्थात a is not equal to 0 माने तो अपन कह सकते हैं a dot a is also not equals to 0 which implies a square is not equal to 0. ये भी लिख सकते हैं a square is not equals to 0. इसका मतलब हो गया ऑर्डर ऑफ a बराबर हो गया आपके पास p और ऑर्डर ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू p. ये भी लिखना है क्योंकि देखिए ऐसे पूर्णांकीय प्रांत में दो अशून्य अवयव की कोटि समान है, अर्थात ऑर्डर ऑफ a बराबर हो गया आपके पास p और ऑर्डर ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू आल्सो हो गया p, which implies p dot a square is equal to 0. इसको लिख सकते हैं p1 p2 या p1a dot p2a is equal to 0, which implies p1a बराबर 0 या p2a बराबर 0. क्यों? क्योंकि d क्या है, पूर्णांकीय प्रांत है, तो p1a is equal to 0 not equals to p1a is equal to 0 तथा या p2a is equal to 0 हो गया. अब p1 लेकिन d शून्य भाजक रहित वाला था, इसलिए p1a is not equal to 0, p1a is equal to 0 तथा p2a is equal to 0 हो गया. लेकिन p1 लेस देन p दे रखा है आपको और p न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, p तो p1a is not equals to 0. न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक 1 है और p1 का मान 1 से छोटा होना चाहिए और a is not equal to 0 तो p1a is also not equals to 0. इसी प्रकार p2a is also not equals to 0. इसी प्रकार p2a is also not equals to 0. अतः p1a is not equal to 0, p2a is और p आपको न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है कि pa बराबर b आपको 0 दे रखा है और p न्यूनतम धनात्मक कि pa is equal to 0, जो कि विरोधाभास प्रॉपर्टी आ रही है क्योंकि यहां से आ रहा है नॉट इक्वल टू 0 और यहां से आ रहा है इक्वल टू 0, जो कि विरोधाभास है. अतः p अभाज्य होगा. यह हमारी परिकल्पना गलत है, अतः p अकर्णीय संख्या है. तो इस प्रकार ये आपने थ्योरम देखी, दो इंपॉर्टेंट इसकी थ्योरम है. एक क्वेश्चन और देखिए इसी का.
इंपॉर्टेंट थ्योरम के रूप में ये क्वेश्चन भी, ये पहले भी आया हुआ है आपके पास 2003-05 में। वलय r प्लस डॉट के लिए a एलिमेंट ऑफ r विच इंप्लाइज a स्क्वायर बराबर a दिया हुआ है, a स्क्वायर a है, तो सिद्ध कीजिए सिद्ध करो फर्स्ट a प्लस a बराबर 0 फॉर ऑल a इज एलिमेंट ऑफ r। a एलिमेंट r के लिए दिया हुआ है a स्क्वायर बराबर a, तो सिद्ध करना है a प्लस a बराबर 0। a एलिमेंट ऑफ r विच इंप्लाइज a प्लस a इज आल्सो एलिमेंट ऑफ r। अब a की जगह a प्लस a लिखना है, विच इंप्लाइज a प्लस a एलिमेंट ऑफ r, तो अपन कह सकते हैं a प्लस a का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस a। ऐसे लिख सकते हैं और इसको गुणा कर दें। 4a नहीं लिखेंगे, 2a 4a स्क्वायर ना लिख के इसको अपन जैसे गुणा करते हैं वैसे ही लिख दीजिए। अब a स्क्वायर को लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे a, विच इंप्लाइज a प्लस a बराबर 0 निरसन नियम से। a प्लस a बराबर 0 हो गया। सेकंड, यदि a प्लस b बराबर 0 है तो आप सिद्ध कीजिए, विच इंप्लाइज सिद्ध करना है a बराबर b। सॉल्यूशन, a प्लस b बराबर 0, फर्स्ट से a प्लस a बराबर 0, तो a प्लस b बराबर b प्लस a प्लस a, b बराबर a निरसन नियम से। b बराबर है। थर्ड, यानी दो संख्याओं का जोड़ 0 है तो दोनों बराबर है। थर्ड, r एक क्रम विनिमय वलय है। सॉल्यूशन, a b element of r which implies a plus b also element of r। ये कंडीशन लगा दें, a plus b एलिमेंट ऑफ r which implies दिया हुआ है a plus b का स्क्वायर बराबर दिया हुआ है a plus b। खोल दें इसको, इसको गुणा कर दें, a डॉट a प्लस b डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट b बराबर a प्लस b, which implies a square plus b डॉट a प्लस a डॉट b बराबर प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b। a स्क्वायर और b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a, लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन से आप देख रहे हो b डॉट a प्लस a डॉट b बराबर 0। लेफ्ट और राइट से दोनों a और b कट गए एक तरह से। अब देखिए, यूजिंग सेकेंड, दो संख्याओं का जोड़ 0 है तो ये दोनों बराबर है, विच इंप्लाइज b डॉट a बराबर हो गया
ए डॉट बी, अतः आर क्रम विनिमय भले। तो इसमें देखा आपको, अगर मान लो थर्ड कंडीशन भी प्रूव करनी है तो पहली और दूसरी भी प्रूव करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप तीसरी कंडीशन प्रूव कर सकते हैं। तो ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि एग्जाम में आपके आती रहती है।